तो इसमें मैं 2 बातें पूछना चाहूँगी आपसे। पहला कि हमें सपने क्यों आते हैं, और दूसरा ड्रीम्स और ये जो हमने डिवाइन मैसेजेस की बात की, इनका क्या कनेक्शन है? ड्रीम्स हमें एक माध्यम है खुद को जानने का, कि हमारे डीप सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्या फियर चल रहे हैं, क्या चीज़ें हमें ट्रबल कर रही हैं, किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। यही हमारे ड्रीम स्पेस हमें, हमारी जो ड्रीम स्टेट होती है वो हमें बताने का प्रयास करती है। इनके बीच का डिफरेंस कैसे समझें कि ये जो मैसेज है मैंने खुद फॉर्म किया है या ये एक्चुअली कहीं से आ रहा है? मैसेजेस जो हायर प्लेन से आते हैं वो हमेशा एम्पावरिंग मैसेजेस होते हैं। जिन मैसेजेस के अंदर आपको फियर डाला जाए कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे फलाने की मृत्यु हो जाएगी या उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो भी, ये सारे क्या है, फियरफुल मैसेजेस हैं। आपके अंदर फियर इंस्टिल करके कुछ करवाया जा रहा है, ये लो वाइब्रेशनल मैसेजेस हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपको हमेशा एक डिवाइन गाइडेंस मिलती है, एक हायर विजडम आपके पास आती है, आपको पूर्वाभास हो जाता है काफ़ी सिचुएशंस का जो कि आपकी लाइफ में होने वाली हैं, आपको एक इंट्यूशन आ जाता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं? क्या हैं ये मैसेजेस? हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया कि इन्हें एस्ट्रल मैसेजेस कहते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इसी एस्ट्रल मैसेजिंग पर बात हुई है कि कैसे आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है और आपको ही क्यों मिलती है, ऐसी आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं कि वो डिवाइन गाइडेंस, वो हायर विजडम की गाइडेंस आपको फॉलो करती है। तो आज के पॉडकास्ट में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। साथ ही साथ हमने स्पिरिचुअल हाइजीन की भी बात की है कि कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, किन तरीक़ों से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपको उनके साथ किए हुए पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और आज हमने टॉपिक भी आपका फेवरेट चुना है। मैं वेलकम करना चाहूँगी हितेश वशिष्ठ का। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और जैसे आप मुझे ऑफ द कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ गाइडेंस होती है, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्स, भगवान हमें गाइड करना चाह रहा है पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो क्या हम सच में यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं? आपने मुझे एक टर्म बताई थी, एस्ट्रल मैसेजिंग। तो उन व्यूअर्स को समझाइए एस्ट्रल मैसेजिंग क्या होती है जिन्होंने ये टर्म पहली बार सुनी होगी। जी, तो देखिए, हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में जैसे ईमेल्स करते हैं, है ना, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में टेक्स्ट टू टेक्स्ट फ़ोन के थ्रू हम मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करते हैं, एंड ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड के मैसेजेस हैं जो हम टाइप करते हैं, जो हमें दिखते हैं, है ना। पर फिजिकल वर्ल्ड इज़ नॉट दी ओनली वर्ल्ड दैट वी हैव। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सटल प्लेन्स हैं, एनर्जी प्लेन्स हैं, और वो अलग अलग लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जैसे थोड़े लोअर प्लेन्स भी हैं, लोअर एनर्जी प्लेन्स भी हैं, उस हायर एनर्जी प्लेन्स भी हैं। इन सब प्लेन्स को हम एस्ट्रल प्लेन्स कहते हैं, है ना। और इनके अंदर मैसेजिंग क्या होता है, विच इज़ नॉट नेसेसरली वर्बल। जैसे मेरा मैसेज आपकी तरफ वर्बल जा रहा है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्लेन्स होते हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन एस्ट्रल वर्ल्ड्स में कैसे होता है, बाय वे ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, है ना। तो ये हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं, और जब हमें मैसेजेस एस्ट्रल वर्ल्ड से मिलते हैं हम उसे एस्ट्रल मैसेजिंग कहते हैं, या लाइक एन एनर्जेटिक मूवमेंट ऑफ एन ईमेल, एनर्जेटिक मूवमेंट ऑफ some text from a divine being, some text, some information from the universe, higher forces। ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हम इसे एस्ट्रल मैसेजेस कहते हैं। तो हम श्योर हितेश के हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि किन किन तरीक़ों से हमें ये एस्ट्रल मैसेजेस हमारी लाइफ में मिलते हैं। देखिए, अगर आपको एस्ट्रल मैसेजेस लेने हैं तो क्या है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। जैसे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए हम फिज़िकल प्लेन में हैं। पर फिज़िकल प्लेन में रहते हुए जब हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और वो किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मेडिटेशन जो हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब हम एक
स्लीप लाइक स्टेट में होते हैं, क्योंकि हमें ड्रीम्स आते हैं उस समय, ड्रीम्स के थ्रू भी हमारे को मैसेजेस आ सकते हैं। तीसरा हो सकता है जब हम जैसे कोई ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेथ वर्क करने से जो हमारा एक जैसे होलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क है, रीबर्थिंग ब्रेथ वर्क है, प्राणायाम एक ब्रेथ वर्क है, जब हम इन ब्रेथ वर्क्स को करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी कि अपनी जो ईगो कॉन्शियसनेस है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, तो भी हमें मैसेजेस एक्सपीरियंस होते हैं। और कई बार लोगों को जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है, तब भी क्या होता है, हम अपनी एक नॉर्मल ऑल्टर्ड स्पेस से बाहर चले जाते हैं। तो इन सिस्टम से हमें बहुत बारी जो मैसेजेस हैं वो मिलते हैं। अब मैसेजेस मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, हमारे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस में, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में और ब्रेथ वर्क के थ्रू ये अलग अलग तरीक़ों से आ सकते हैं। जैसे मैसेजेस कई लोगों को बड़े सिंबॉलिक मैसेजेस आते हैं। सिंबॉलिक यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक विजुअल देखा जहाँ पे उनके सामने एक बॉक्स रखा जा रहा है और जब वो बॉक्स खुलता है उसके अंदर एक बहुत शाइनिंग ब्राइट डायमंड सा पड़ा है। तो ये मैसेज हमें ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ गिफ्ट। गिफ्ट डज नॉट नेसेसरली मीन कि उनको फिजिकल वर्ल्ड में कोई डायमंड दे रहा है, बट इट्स एन इनर टैलेंट और एन इनर गिफ्ट विच इज़ ओपनिंग अप टू देम। तो ये सिंबॉलिक मैसेज है। ऐसे ही हमें एक विजिटेशन हो सकता है डिवाइन बीइंग का, डिवाइन मास्टर्स का, जिन पे हम विश्वास रखते हैं, तो उनका भी एक विजिटेशन हो सकता है। इस तरह से भी मैसेज हमें मिल सकता है। और मैसेजेस हमें कभी कभी एनर्जी ट्रांसमिशंस भी होती हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन यानी कि अ सेंस ऑफ लव, अ सेंस ऑफ वार्मथ हमें फील हो सकता है मेडिटेशन में या अपनी ड्रीम स्पेस में, जहाँ पे हमें लगे कि कोई मुझे एक बहुत प्यार से पकड़ रहा है। वो भी एक मैसेज है ना, वो भी एक एस्ट्रल मैसेज है। ये मैसेज बताने का हो सकता है कि दैट यू आर टेकन केयर ऑफ, आई लव यू, आई एम ऑलवेज विद यू। और बहुत बारे हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, हमें एनर्जी मैसेजेस भेजते हैं, इस तरह से एक्सपीरियंस देते हैं। और कभी कभी मैसेजेस हमें लाइट कोड्स के माध्यम से भी होता है। लाइट कोड्स क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जब एक ऑल्टर्ड स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं, उनको कभी ज्योमेट्रिक फिगर्स दिखती हैं, है ना, या कुछ नंबर्स लिखे हुए एक डीप स्पेस में मिलते हैं। ये सारे लाइट कोड्स ट्रांसमिशंस होती हैं। ये हमें उस समय तो समझ नहीं आता कि ये पैटर्न्स मुझे क्यों दिख रहे हैं, गोल्डन पैटर्न्स या ज्योमेट्रिक फिगर्स, या ये कोड क्यों दिख रहा है, पर ये यूनिवर्सल कोड्स हैं जो आपके अंदर उस समय में रजिस्टर हो जाते हैं, पर खुलेंगे तभी जब इनका समय आएगा आपकी फिजिकल लाइफ में। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से, फीलिंग्स के माध्यम से और देखने के माध्यम से और सुनने के माध्यम से भी, सम मैसेजेस आर वेरी ऑडिटरी इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आपकी मन की आवाज़ होती है और एक आपकी डिवाइन वॉइस होती है जो आपको मैसेज भेजती है ना, जो आपको कहती है दैट यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ और फॉलो दिस पाथ। तो ये मैसेजेस आपको ऑडिटरी भी हो सकते हैं। कैनेस्थेटिक मैंने आपको जैसे बता दिया, फीलिंग के माध्यम से हो सकते हैं। और टेलीपैथिक मैसेजेस भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे बैठे हैं और आपकी मम्मी अगर घर पे बैठे हैं, आप उनको टेलीपैथिक, वो आपको मैसेज भेज रहे हैं टेलीपैथी से और आपने उसको पिक कर लिया। कभी कभी हमारे साथ होता है ना ऐसा कि हम किसके बारे में सोचते हैं, इमीडिएटली उनका फ़ोन आ जाता है। दिस इज़ टेलीपैथी, टेलीपैथिक मैसेजेस। अब ये फिजिकल वर्ल्ड पे चल रहे हैं, पर ये कैसे उनको पता चला कि आपको फ़ोन करना है और आपको कैसे पता चला कि उनके आने वाला है, क्योंकि ये एस्ट्रल प्लेन में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। भले ही आप दोनों फिजिकल प्लेन में हैं, पर एस्ट्रल प्लेन में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके माध्यम से ये चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग तरीके से ये मैसेजेस हमारी तरफ पहुंच सकते हैं। तो हितेश, आई एम श्योर कि कुछ ऐसे मैसेजेस होंगे जो हमारे माइंड कंस्ट्रक्टेड मैसेजेस हैं, जैसा हमने बात की। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे समझें कि ये जो मैसेज है ये मैंने खुद फॉर्म किया है या ये एक्चुअली कहीं से आ रहा है? तो देखिए, ऑफ कोर्स हमारे कई मैसेजेस हमारे माइंड कंस्ट्रक्ट होता है। हमें लगता है कि ये एक डिवाइन मैसेज है, पर वो डिवाइन मैसेज नहीं होता। और डिवाइन मैसेज को पकड़ने के कई क्लूज़ होते हैं। अगर हम उन क्लूज़ को पकड़ना शुरू करें, देन वी कैन रियली अंडरस्टैंड कि ये लो वाइब्रेशनल प्लेन से आ रहा है या हाई वाइब्रेशनल प्लेन से आ रहा है। जैसे
ये समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आज किसी को फ़ोन करता हूँ, मुझे पर्सन एक्स से बात करनी है ना। फॉर एग्जांपल मुझे आपसे बात करनी है, आपने फ़ोन उठाया, उधर से मतलब कि मैंने हेलो कहा और उधर से किसी लेडी ने हेलो कहा। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि ये रंगोली है? आई हैव नो वे टू अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि उधर भी लड़की बोल रही है। आई कैन ओनली मेक आउट कि हाँ इट्स अ गर्ल्स वॉइस, सो शी इज़ रंगोली प्रॉब्ली। बट सेम वे हमारे हायर प्लेन्स में भी जब आप एक मैसेज ढूंढते हैं या आपको मैसेज मिलता है, हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ राइट सोर्स? तो उसको जानना हमें सबको बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के जैसे सबसे बड़ा तरीका हो सकता है, मैसेजेस जो हायर प्लेन से आते हैं वो हमेशा एम्पावरिंग मैसेजेस होते हैं। एम्पावरिंग मैसेज यानी कि लेट्स से आपको मैसेज आ सकता है, यू कैन डू इट एंड यू हैव ऑल द फोर्स बैकिंग यू, है ना, तुम में सामर्थ्य है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे यूनिवर्सल फील्ड ही आपको कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये मैसेजेस कैसे हैं? बड़े एम्पावरिंग, हमारी एनर्जी फील्ड खुल रही है ना इन चीज़ों को सुन के, है ना। वहीं इसके विपरीत जो लोअर एनर्जी प्लेन्स होते हैं वो आपको कहेंगे, मैं तुमसे तभी प्यार करूँगा जब तुम ये करोगे। एक्सपेक्टेशंस एंड इफ लग गया तो कंडीशनल मैसेजेस कभी भी एम्पावरिंग नहीं होते। जिन मैसेजेस के अंदर आपको फियर डाला जाए कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे फलाने की मृत्यु हो जाएगी या उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो भी, ये सारे क्या है? फियरफुल मैसेजेस हैं। आपके अंदर फियर इंस्टिल करके कुछ करवाया जा रहा है। ये लो वाइब्रेशनल मैसेजेस हैं, यानी कि ये राइट सोर्स से, जहाँ पे आपने कॉल लगाई है वहाँ से ये नहीं हो रहे हैं। सेकंड, हाई वाइब्रेशनल मैसेजेस जो हायर प्लेन से आते हैं वो हमेशा नॉन जजमेंटल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी इज स्ट्रगलिंग विद अ रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस, ठीक है। अब वो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन में मैसेजेस आते हैं या ड्रीम्स में आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं। अभी मैं पहले वो मेथड्स तो बता चुका हूँ। अब उनको उस स्पेस में, ऑल्टर्ड स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस में, उनको मैसेज मिलता है कि तुम्हारा जो स्पाउस है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने मन की करनी चाहिए। तो आप देखिए ये मैसेज में क्या है, इसमें बहुत सारा जजमेंट है किसी व्यक्ति का, स्पाउस का जजमेंट हो रहा है दैट ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। तो ये लो वाइब्रेशनल फील्ड का मैसेज है। हाई वाइब्रेशनल फील्ड का मैसेज इसी चीज़ को अलग तरीके से कहेगा, कह सकता है कि you both are good in your own ways and you have the power to make your own choice. Can you see? आंसर चाहे सेम है पर कहने का, प्रेजेंट करने का तरीका जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड का होगा वो अलग होगा, और उसमें आपको भी जज नहीं किया जाएगा, दूसरे को भी जज नहीं किया जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज नॉन जजमेंटल। थर्ड, मैसेजेस, हायर मैसेजेस आर ऑलवेज नॉन क्रिटिकल। आपकी निंदा नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। अगर आपको मैसेज आ रहा है कि तुम एक गलत इंसान हो, तो ये लो वाइब्रेशनल मैसेज है, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हाई एनर्जी सबको इक्विवेलेंट लेती हैं, उनके लिए राजा, रंक, चोर, सिपाही सब एक समान है। तो नॉन क्रिटिकल अगर नहीं है वो मैसेज, तो यानी कि वो एक लो वाइब्रेशनल प्लेन से आ रहा है। क्रिटिकल मैसेज अगर वो नॉन क्रिटिकल है तभी वो हायर प्लेन से आ रहा है। फिफ्थ हो सकता है कि हायर मैसेजेस, हायर प्लेन्स के जो मैसेजेस होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंपल। लोअर प्लेन्स के मैसेजेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैसेज मिला कि तुम्हें अपना जो 9th चक्रा है उसके अंदर एक एनर्जी कोड मैं डाल रहा हूँ और उस एनर्जी कोड को डालने से तुम्हारा मर्कबा खुल जाएगा और तुम्हारा ऑरा खुल जाएगा। Can you see the complexity of this message? Yeah. So this is a low vibrational message. The high vibrational field will never talk about a technique. They will never say, oh, you do crystal work, oh, you do some inner child work, therapy work. They will never do this. They will only tell you, you need to work on this. They will say, इसी मैसेज को वो बड़ा सिंपल से बनाएंगे और वो सिंपल से कहेंगे कि दैट
you have a lot of potential and it will be good if you take care of all those things that are barrier in your own evolution. तो बड़े सिंपल तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं rather than complex तरीके से. एक चीज़ मैं और कह सकता हूँ कि जो हाई वाइब्रेशनल मैसेजेस होते हैं वो बड़े फ्री विल बेस्ड होते हैं. मतलब कि उसके अंदर कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें करना ही होगा, मतलब कि यू हैव टू डू इट टू वरना ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा. फोर्सेबल मैसेजेस होते हैं हमारी लो वाइब्रेशनल प्लेन के. दे विल ऑलवेज बी फोर्स्ड अपॉन यू, क्योंकि वो फियर ट्रिगर करते हैं. तो ये सारे हम डिफरेंसेस कहीं ना कहीं समझ सकते हैं. और अगर हम इन डिफरेंसेस को समझ जाएं और राइट क्वेश्चन करना शुरू करें, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी एक हेल्दी स्केप्टिक होना चाहिए. स्केप्टिसिज्म नहीं, पर हेल्दी स्केप्टिसिज्म. हेल्दी स्केप्टिसिज्म क्या है? बुद्धि का काम है. राइट डिसर्नमेंट, सही क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये जो उत्तर आ रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है, क्या ये मेरे हित के लिए काम कर रहा है? क्या ये सबके हित के लिए काम कर रहा है? क्या ये मेरे ग्रेटर एवोल्यूशन के लिए काम कर रहा है? ये सारी चीज़ें हमें पूछने चाहिए. और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? सत्य से आ रहा है या डर से आ रहा है? जब हम इन क्वेश्चंस को भी क्वेश्चन करेंगे तभी हम अपने राइट आंसर को, राइट गाइडेंस को ले पाएंगे. ओके हितेश, क्या ड्रीम्स के थ्रू भी हमें मैसेजेस आते हैं? मैं थोड़ा ड्रीम का सिग्निफिकेंस भी समझना चाहूँगी. बहुत से हीलर्स ऐसे होते हैं, आई एम श्योर कि ऑडियंस में लोग अग्री करेंगे, जो इंट्यूटिव लोग होते हैं उन्हें बहुत सी चीज़ों का जो पूर्वाभास होता है वो ड्रीम्स के थ्रू होता है. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मानती हूँ कि सभी ड्रीम्स के तो मैसेजेस नहीं होते. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मानती हूँ कि सारे ड्रीम्स हमें संदेश नहीं देते. तो इसमें मैं दो बातें पूछना चाहूँगी आपसे. पहला कि हमें सपने क्यों आते हैं, और दूसरा ड्रीम्स और ये जो हमने डिवाइन मैसेजेस की बात की, इनका क्या कनेक्शन है? जी, तो देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि हमें सपने क्यों आते हैं, तो ड्रीम्स आर ऑल्सो अ वर्ल्ड. एक दुनिया है वो भी. जैसे हमारी ये एक फिजिकल दुनिया है जिसको हम वेकिंग स्टेट में जी रहे हैं. आंखें खुली हुई हैं और हम जी रहे हैं. यहाँ पे हमारा शरीर भी चल रहा है और हमारा मन भी चल रहा है. मेरी सेंसरी ऑर्गन्स भी साथ में इक्विवेलेंट उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं. फिजिकल वर्ल्ड के अलावा हमारा है ड्रीम वर्ल्ड. ड्रीम वर्ल्ड में क्या है? मेरा शरीर सोया होता है पर मेरा मन चल रहा होता है, और मेरे सेंसरी ऑर्गन्स उन्हीं के साथ ही थोड़ा बहुत एक्ट करते हैं या थोड़ा डोमेंट स्पेस में बने रहते हैं, पर मेरा मन तब भी चलता है. इसके अलावा भी हमारी स्टेट्स होती हैं, पर क्योंकि हम वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट की ही बात करते हैं तो हम यहाँ पर ही ज़्यादा रहेंगे. देखिए, ड्रीम्स कैसे आते हैं? जब आपका कॉन्शियस, हम अपने आप को अगर प्याज की तरह समझें, है ना, हम प्याज की लेयर्स की तरह हैं. हम बाहर की लेयर्स को समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने आप को सारा समझ लिया, है ना. पर हमारा कॉन्शियस वर्ल्ड जो बाहर की लेयर है, दिस इज़ ओनली 10% ऑफ हु वी आर, है ना. पर इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं, और ये अंदर की लेयर्स हम तभी एक्सेस कर पाते हैं जब हम कॉन्शियसली थोड़े से सेटल होते हैं, मन हमारा स्थिर होता है, और उसी स्थिरता में हमें ड्रीम्स आने शुरू होते हैं. जैसे जो चीज़ें हम कॉन्शियस वर्ल्ड में पिक नहीं कर पाते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, वो मोस्टली हमें ड्रीम स्पेस में हमारे ऊपर आती हैं. तो ड्रीम्स क्या करते हैं? ड्रीम्स हमारा एक एवोल्यूशन का तरीका है. ड्रीम्स हमें एक माध्यम है खुद को जानने का, कि हमारे डीप सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्या फियर्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें हमें ट्रबल कर रही हैं, किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए. यही हमारे ड्रीम स्पेस हमें, हमारी जो ड्रीम स्टेट होती है वो हमें बताने का प्रयास करती है. अब अगर हम ड्रीम्स को फिज़िकल वर्ल्ड की लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे तो हम उसका कुछ भी नहीं बना पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को ड्रीम आता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे दांत टूट रहे हैं, या कोई मेरे पीछे भाग रहा है. तो हम जब इनको एक फ़िज़िकल वर्ल्ड की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, है ना. क्योंकि हमें लगता है कि अरे ड्रीम में मेरा दांत टूटा तो इसका मतलब क्या है? मेरा फिज़िकल लाइफ में दांत थोड़ी टूटे हैं. हम डर जाएंगे, हमें लगेगा कि अरे बाल झड़ गए तो यानी कि मेरे बाल झड़ने वाले हैं. तो फिज़िकल वर्ल्ड में हम किसी भी तरीके से इसका अनुमान लगा सकते हैं, पर ड्रीम्स को डिकोड करना एक बहुत
अलग साइंस है, इट्स अ प्योर साइंस इन इट्स ओन सेल्फ। जैसे हम दांतों और बालों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं यू हैव, जब हमें दांत टूटने का और बाल झड़ने का अगर सपना आता है तो हम कहते हैं यू हैव फियर ऑफ लूजिंग योर आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी को खो देने का हमें कहीं ना कहीं अपने फिजिकल वर्ल्ड में डर है, जिसका परिणाम हमें क्या दिखता है कि मेरे दांत और बाल जड़ रहे हैं। क्योंकि दांत क्या है, हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा साइन है। बाल, हम सबसे ज़्यादा लंबे बाल, छोटे बाल, सफ़ेद बाल, काले बाल हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, हमारी अपीयरेंस का एक हिस्सा है। तो जब हम अपनी अपीयरेंस के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं या अपनी अपीयरेंस को खो देने पे डर डालते हैं तो हमें ऐसे ड्रीम्स आएंगे। तो सबकॉन्शियस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि दीज आर द ड्रीम्स दैट आर कमिंग, और आपको इस फियर को प्रोसेस करना चाहिए, अपनी अपीयरेंस से थोड़ा सा अनक्लच होना चाहिए, क्योंकि बाल और दांत सबके टूटेंगे एक समय में जाके, है ना। तो वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि यू आर नॉट योर टीथ एंड हेयर, आप इससे मच मोर हो, यू आर आत्मा स्वरूप। तो ये ड्रीम का आपको बताने का तरीका है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पीछे चेज कर रहा है, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हो और आप भागते जा रहे हो अंधेरे में, सो दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट समथिंग एल्स। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। यूजली ये फिजिकल वर्ल्ड में बताता है कि आपको कोई डर है, आपका कोई डर है जिसका आप सामना नहीं करना चाहते हो। जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे तब तक ये डर नहीं जाएगा। तो ये सबकॉन्शियस ड्रीम का ये एक तरीका है आपको बताने का कि दैट आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, और भाग किससे रहे हैं, हम अपने डरों से भाग रहे हैं। तो जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे तब तक आप उससे ऊपर भी नहीं बढ़ोगे। तो ड्रीम भी एक टीचर है, आपको हेल्प करना चाहता है अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, और जो चीज़ें आपकी लिमिट कर रही हैं आपके पोटेंशियल को, उसको समझने के लिए। तो हितेश, जैसा कि हमने ड्रीम्स की बात की, मैं कुछ कॉमन ड्रीम्स के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी जिनके कुछ कॉमन थीम्स होते हैं। जैसे हम श्योर कि बहुत से लोगों को ये सपना आता होगा, वॉर का सपना आ रहा है, या वो कहीं से गिर रहे हैं, या अर्थक्वेक का सपना आ रहा है। मतलब रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये कुछ कॉमन थीम्स होते हैं जो सभी लोगों को ये वाले सपने आते हैं। पर क्यों आते हैं? जी, तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम अर्थक्वेक की बात करते हैं और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, वो अर्थक्वेक से शेक हुई और वो बिल्डिंग टूट रही है, तो जब हम बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ये हमारे को सिग्निफाई करते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम। तो अर्थक्वेक क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग को शेक कर देता है, यानी कि लाइफ का कोई ऐसा इवेंट या आपका प्रेजेंट स्टेट ऐसा है या ऐसा आने वाला है जो आपके बिलीफ सिस्टम को शेक करेगा। यानी कि जो आपने बिलीफ्स अभी तक बना के रखे हुए हैं वो रिजिड हैं और उनको तोड़ना ज़रूरी है ताकि आपका पोटेंशियल भी इवॉल्व कर पाए। तो ये अर्थक्वेक का ड्रीम हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो आपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ा हुआ है उसे लेट गो करो। अगर नहीं करोगे तो सिचुएशन से ही उसे आपको ज़बरदस्ती लेट गो करवाएंगी। नंबर 1 ये। नंबर 2, वॉर्स अगर हम देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो ये लोगों के लड़ने की बात नहीं हो रही। ऑल ड्रीम्स आर एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट यू। ये सिर्फ आपके बारे में ही बात करते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना, मैं अपने ड्रीम में किसी अपने रिलेटिव के साथ ही लड़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और हम उनको सोचने लग जाते हैं, अरे फ़ोन करके बताते हैं मैंने ड्रीम में तुम्हारे साथ लड़ाई करी। बट इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। पर्सनैलिटीज़ आपके अंदर ना बहुत सारी सब पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे एक मेरी केयरिंग सेल्फ है, एक मेरी नॉट केयरिंग सेल्फ है, एक मेरी कंपैशनेट सेल्फ है, एक मेरी एरोगेंट सेल्फ है। ये हर तरह की सेल्फ हमारे अंदर सब पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, हज़ारों सब पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। तो जब हम वॉर्स देखते हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, इट्स लाइक योर सब पर्सनैलिटीज़ फाइटिंग विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं ड्रीम में एक व्यक्ति बहुत गुस्सा है, वॉरियर है, वॉर की अगर हम बात कर रहे हैं, और ये लोगों का गला काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, और जो कट रहे हैं वो बहुत रो रहे हैं, विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं। तो ये ड्रीम बताने की क्या कोशिश करता है? ये ड्रीम बताने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति जो गुस्सा है, ये आपका खुद का एंग्री सेल्फ है, जो आपके अंदर एंगर भरा हुआ है जिसने, और ये जो दूसरे लोग हैं बाकी सबको काटती जा रही है। यानी कि आपका एंगर आपके अंदर की जो बाकी सब पर्सनैलिटीज़ हैं उनको कट करता जा रहा है, किसी को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। और आप जान सकते हैं कि किसी का अगर डोमिनेंट एंगर होगा बहुत ज़्यादा तो वो लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करेंगे, है ना।
हर चीज़ को वो काटते ही जाएंगे। तो ये ड्रीम का एक तरीका है आपको बताने का कि काम डाउन योर एंगर सेल्फ, उसको एंगर को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो। और जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बेडरूम में हस्बैंड वाइफ है और बेड पर आग लगी हुई है। हमें देखने को लग सकता हो इट्स अ स्टूपिड ड्रीम, ये कैसा ऐसा ड्रीम है। पर जब हम देखिए आग कहाँ लगती है, आग एक्चुअली हमारे लगती है किचन में, है ना। और अब इस समय मुझे कहाँ दिख रही है, बेडरूम में। तो आग की जो जगह है वो गलत है। आग अपने आप में गलत नहीं है, पर इसकी जगह पोजीशनिंग, इसका जो अडेप्टेशन है वो गलत हो गया। तो यानी कि ड्रीम का मतलब कुछ और है। आग यहाँ पे टाइपिफाई क्या करता है, गुस्सा। यानी कि पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा वॉलेटाइल सिचुएशन है, गुस्से वाली सिचुएशन है, जिससे उनका बेडरूम स्पेस, उनकी जो सेक्रेट स्पेस है, जो प्राइवेट स्पेस है, वो खराब हो रही है। तो ये ड्रीम आपको ये बताने की कोशिश करता है। और आई थिंक एक कॉमन ये भी होता है कि लोग गिर रहे हैं, गिरने का लोगों को बहुत ड्रीम आता है और गिरने के बाद वो एकदम से उनकी आंख खुलती है और उन्हें फिर पता नहीं होता है। तो मेरा ये भी सवाल आता है कि हमारे माइंड को जब हमारी ड्रीम के अंदर डेथ होती है तो हमारे माइंड को उसके बाद हम उठ क्यों जाते हैं? जी देखिए, जब हम अपनी डेथ देखते हैं ड्रीम्स में, इट इज़ डेथ ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। इट सिंपली मीन्स दैट कि आपका जो पुराना सेल्फ था ना, अब उसको आपको मारना होगा ताकि आपका नया सेल्फ पैदा हुए। क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि हमें नहीं पता कि डेथ के बाद क्या होता है, when we are in our conscious mind, तो हम वो ड्रीम्स में भी हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी हमें डेथ का एक्सपीरियंस अपनी ड्रीम स्पेस में भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमें फियर है डेथ को लेके। तो कभी कभी, क्योंकि हम यहाँ पे तो डेथ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो तो एक ही बार करेंगे, पर ड्रीम्स भी कभी कभी हमें इस फियर ऑफ डेथ को एक्सपीरियंस करके लेट गो करने की हेल्प करते हैं, रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं और हमें रियलाइज़ करने की हेल्प करते हैं कि मृत्यु के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ, दैट देयर इज़ नो फियर एक्चुअली अराउंड डेथ। डेथ इज़ जस्ट अ प्रोसेस। आई विल स्टिल से, मतलब कि आई विल स्टिल स्टे, मैं रहूँगा उसके बाद भी। सो दैट्स हाउ इट ड्रीम्स ऑल्सो हेल्प। बाकी जो आपने गिरने की बात करी, गिरने के भी काफ़ी साइंस होते हैं। जैसे आउट ऑफ बॉडी जब लोगों को एक्सपीरियंस होता है तब भी हमें गिरने की फीलिंग होती है, तो वो तो ड्रीम्स से बिल्कुल अलग ही है स्पेस। पर अगर हमें वास्तव में एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जहाँ पे हम अपने आप को गिरता हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वी फील कि हमें लाइफ में किसी चीज़ पर कंट्रोल खो रहे हैं। जैसे जब आप गिरते हैं तो आपका कंट्रोल नहीं है ना। आज मैं एक गेंद को ऊपर से गिराऊं, वो बीच में अपने आप रुक नहीं सकती, उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लेकर जाएगा। सेम वे, अगर आप गिरता हुआ अपने आप को देख रहे हैं, यानी कि आप लाइफ की सिचुएशंस में अपने आप को मतलब कि कंट्रोल सीट पर नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि लाइफ इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, तो ये भी आपको ड्रीम बताने की कोशिश करता है। और ड्रीम ये आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपको लाइफ को फ्लो में जीना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू कंट्रोल। तो सबकॉन्शियस आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये सब तरीके से आपको बताने की कोशिश करता है। हितेश, इसी से मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में भी पूछना चाहूँगी कि क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग उस हायर विजडम, हायर मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस से कनेक्टेड है? और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टर्म के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, सबसे पहले तो ल्यूसिड ड्रीमिंग होती क्या है, और फिर हम वो डिवाइन मैसेजेस से, हायर गाइडेंस से इसका कनेक्शन समझते हैं। जी देखिए, हम जब ड्रीम्स में होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस नहीं होती है दैट दे आर इन द ड्रीम, है ना। हमें नहीं पता होता, यानी कि ड्रीम जैसे चलता जाता है हम भी वैसे वैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाते हैं और ड्रीम ख़त्म हो जाता है। बाद में जब हम उठते हैं तभी हमें ड्रीम याद नहीं होता, या थोड़ा बहुत ABC टाइप्स याद होता है और ड्रीम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका हमारे लिए बेनिफिट पूरा नहीं हो पाता। बेनिफिट पूरा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ड्रीम हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है जिसको हम ग्रास्प नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर ओन लैक ऑफ अवेयरनेस। पर जब हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, और हमारी अवेयरनेस अलग अलग तरीक़ों से बढ़ती है, जैसे मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी अवेयरनेस बढ़ाने का।
जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो क्या होता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब आप अपने ड्रीम्स में भी अवेयर रहते हो, यानी कि आपको पता चलता है कि आप ड्रीम कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली इन अ रियलिटी, यू आर इन अ ड्रीम वर्ल्ड, आपकी फिजिकल रियलिटी नहीं है वो। तो इस स्पेस में जब हम होते हैं तो हम ऐसा सामर्थ्य भी रखते हैं कि हम अपने ड्रीम को, उसकी दिशा को बदल पाएं, हम ऐसा कर पाते हैं। इसे हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल में समझाऊं, एक नॉर्मल नॉन अवेयरनेस स्पेस से जब ड्रीम आया तो हमने देखा कि मैं एक ट्रेन पकड़नी है और मैं लेट पहुंचा हूं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन निकल चुकी है और ट्रेन निकल गई, मैं वहाँ पे उदास खड़ा हूँ, ड्रीम ख़त्म हो गया। मैं बाहर आके जब थोड़ा बहुत मुझे जब याद रहेगा मैं कहूँगा अरे ट्रेन आई थी, ट्रेन निकल गई, ये ख़त्म हो गया। पर अवेयरनेस की स्टेट में, ल्यूसिड ड्रीम की स्टेट में क्या होता है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे आपको अवेयरनेस होएगी कि हाँ ट्रेन आई और निकल गई। अब ल्यूसिड ड्रीमिंग में क्या करेंगे, आप इसके आउटपुट को बदल पाएंगे। आउटपुट को हम कैसे बदलेंगे, मुझे तो ट्रेन कैच करनी है, अब मैं कैसे ट्रेन कैच करूँगा, यहाँ मैं ऐसा ड्रीम उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दूंगा ड्रीम स्पेस में ही कि मैं भागा और मैंने फटाफट से वही ट्रेन पकड़ ली। या कोई कर सकता है कि वो ट्रेन निकल गई पर उसके पीछे मैंने दूसरी ट्रेन बुलाई और मैं उसमें चढ़ गया। तो क्या है, आपका आउटपुट जो है, जो ड्रीम का आपका डायरेक्शन है वो बदल गया है। हाउ, बिकॉज योर अवेयरनेस हेल्प्ड यू टू क्रिएट अ डिफरेंट फ्लो। इसे हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। और ड्रीम्स में हम, रंगोली जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बहुत, हम एक हाइटेंड स्पेस में होते हैं। जैसे हम अगर कुछ अपने लिए नेचुरली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टर्स जो नेचुरल होते हैं वो अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्रीम्स का अगर वो दिशा अगर बदल देते हैं तो आपका ड्रीम बदल गया तो आपका जो फिजिकल रियलिटी है वो भी बदल जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर ट्रेन निकल गई, ल्यूसिड ड्रीमर क्या करेगा, एक और ट्रेन बुलाएगा या भाग के उस ट्रेन को कैच करने की कोशिश करेगा। तो क्या हर कोई ल्यूसिड ड्रीमर बन सकता है? बन सकता है, हर कोई बन सकता है, पर हमें अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाना होगा। मतलब कि हमारा इस तरफ रुझान होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को अवेयरनेस से जीना है, माइंडफुली जीना है। अभी तो हमें अवेयरनेस नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कैसे किससे बात करते हैं, हमें कोई अवेयरनेस नहीं है, हम कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं। पर माइंडफुली अगर हम अपने जीवन को जीना शुरू करें, माइंडफुली जीने का मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जब हम कोई काम करते हैं तो पूरा ध्यान से, पूरा प्रेजेंट होकर करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप ड्रीम में पहुंचेंगे तब भी आप माइंडफुल ही होंगे। और इस माइंडफुल स्टेट को हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ओके, तो मतलब ल्यूसिड ड्रीम्स का बहुत बड़ा रोल है हमें उन डिवाइन मैसेजेस को पहुंचाने में। बिल्कुल, देखिए आपके सारे ड्रीम्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नॉन अवेयरनेस से जिएंगे तो आप ड्रीम्स का मैसेज नहीं पकड़ पाएंगे जी। वहीं अगर आपका अवेयरनेस है तो आप ड्रीम को ध्यान से डिकोड कर पाएंगे। और अगर वहाँ पे आपको कुछ अगर सिंबॉलिक मैसेज भी मिला है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी मिली है, जैसे अलग अलग तरीकों की हमने बात करी, वो तभी समझ आएगा जब आप अपने ड्रीम में अवेयर हो। और ल्यूसिड ड्रीमिंग उसी का ही एक हिस्सा है। तो बस उस अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है। अवेयरनेस की बात करते हैं और वो तभी आती है जब हम खुद से वो कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी, आप रेगुलर लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अवेयरनेस से जिएंगे तभी तो ड्रीम्स में भी अवेयरनेस में होंगे ना। जी बिल्कुल। तो हितेश, आपने स्टार्टिंग में ही मुझे एक बात कही थी कि 2 टाइप के मैसेजेस होते हैं, एक जो हायर वाइब्रेशन से आ रहे हैं और एक जो लोअर वाइब्रेशन से आ रहे हैं। तो हम मेक श्योर कैसे करें कि जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, जो हमें गाइडेंस मिल रही है, वो हायर गाइडेंस है, हायर वाइब्रेशन से आ रही है, कोई लो वाइब्रेशन फीलिंग की गाइडेंस नहीं है वो? जी, देखिए इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम वर्ल्ड में तो अपना फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते हैं, स्पिरिचुअल हाइजीन क्या होता है, अपने मन का शुद्धिकरण करना। क्योंकि आपका जो हायर प्लेन्स होते हैं ना, जो एस्ट्रल प्लेन्स हैं, वो आपके थॉट प्लेन का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे अगर आप अपने थॉट्स में रखते हैं कि मुझे कोई ट्रबल कर देगा, मेरा कोई विश्वास तोड़ देगा, इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आपको एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कोई हार्म कर देगा, कोई ट्रबल का आपको फीलिंग होएगा। तो जितना मन साफ होगा, मन का शुद्धिकरण होगा, उसे ही हम स्पिरिचुअल हाइजीन कहते हैं। अपने अंतःकंड की शुद्धि करना। और अंतःकंड की शुद्धि कैसे होती है? जैसे आप रेगुलर मेडिटेट करें।
मेडिटेशन में हम अपने माइंड से पार जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार आते हैं। हम विचारों पर जब ध्यान ना देते हुए अपनी सांसों पर रहते हैं तो क्या होता है, हम माइंड से ऊपर उठने लगते हैं, हम विचारों से ऊपर जाने लगते हैं। अपनी जो मेंटल आइडेंटिफिकेशन है उसको छोड़ते हुए अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन में जाने लगते हैं। तो एक नेचुरल शुद्धिकरण हम जाते हैं। तो स्पिरिचुअल हाइजीन सबसे बड़ी ये चीज़ है। दूसरा, हमें अपना स्पिरिचुअल हाइजीन, हम अपने इमोशंस का भी रेगुलेशन की जब बात करते हैं, इसको भी हम हाइजीन कहते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे के इमोशंस को भी पिक कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे अपनी बहुत दुख भरी बात बताई तो मैं उसके साथ और दुखी हो जाता हूँ, है ना। पर ये अवस्था क्या है, यानी कि आपने उसके इमोशंस को कैरी कर लिया है। अब कैरी करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आप उससे एम्पावर कर रहे हैं, है ना। रियल एम्पावरमेंट क्या है कि आप उसके लिए हार्ट रख रहे हैं। यू आर नॉट सिंपथेटिक फॉर द पर्सन। दया नहीं करनी, उस पर एम्पैथी रखना है। सिंपैथी और एम्पैथी में यही अंतर है। तो जब आप उसके लिए कंपैशनेटली अवेलेबल हैं, प्लस आप ये जानते हैं कि इसके इमोशंस मेरे इमोशंस से अलग हैं, तब भी हम अपने लिए स्पिरिचुअल हाइजीन क्रिएट करते हैं, है ना। तो हमें ये याद रखना कि मेरे इमोशंस सबसे सेपरेट हैं और सबके इमोशंस मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ना हम पिक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं, उसके रोने में रोना रोके, उसकी पेन को पेन फील करके। आप उसकी पेन को वैसे भी फील कर सकते हैं, बट नॉट गेटिंग इनटू देयर पेन। डोंट गेट पुल्ड इनटू देयर पेन। तो 1 से 2 हो गई अब पेन, उनको अपने पीस में खींचना है, अपनी शांति में आप तभी खींचेंगे जब आप एक प्रॉपर अपनी एम्पावर्ड स्टेट में रहेंगे। आज मैं भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताऊं और भगवान मेरे साथ रोने लग जाए तो भगवान मेरी क्या सहायता करेगा? इट्स नॉट गोना हैपन। सो दैट इज़ व्हाट इमोशनल हाइजीन, स्पिरिचुअल हाइजीन इज, कि अपनी एक बाउंड्री, स्थिरता, अपने सम में रहना सीखें, तभी हम दूसरों की अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। हमारा करुणा तभी निकलेगा, डीप लिसनिंग तभी आएगी। तो ये भी हमें करना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल हाइजीन हम ये भी कह सकते हैं कि अपना ग्राउंडिंग करना सीखें। ग्राउंडिंग यानी कि धरती पर रहना है। बहुत बार हम देखते हैं लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि हम इस धरती के नहीं हैं। एक स्पिरिचुअल ईगो लोग बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं, और दे लूज द सेंस ऑफ टाइम कि लोग क्या कह रहे हैं, और अपने आप को वो एंजल समझने लगते हैं, विच इज़ ओके। मे बी यू आर एन अर्थ एंजल, दैट्स वाई यू आर ऑन अर्थ। पर अगर आप धरती पर हैं तो धरती से अपना कनेक्शन बना के रखना है। जैसे ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ग्राउंड रहेंगे तभी हम अपनी स्पिरिचुअल विजडम को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअल हाइजीन में ज़रूरी है कि हम ग्राउंडेड रहें, हम प्रैक्टिकल जिएं, हम अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल हाइजीन को बना कर रखती हैं। और इसके अलावा अपना विवेक यानी कि अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना। आज अगर मेरे को, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि ये व्यक्ति धूर्त है ना, इस पे भरोसा मत करना, तो मुझे पूछना चाहिए। ये जो मैंने कितने पैरामीटर्स बताए, नॉन जजमेंट, नॉन क्रिटिसिज्म, तो ये क्वेश्चन ये मुझे क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जजमेंट कर रहा है उस व्यक्ति की भी। भला ही मैं उस व्यक्ति से पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को, पर उसको भी अगर ये डिवाइन मैसेज जिसको मैं कह रहा हूँ, ये अगर उसे धूर्त कह रहा है तो यानी कि ये जजमेंट स्पेस से आ रहा है। तो डिसर्नमेंट क्या करती है, बुद्धि क्या करती है? हाई वाइब्रेशनल और लो वाइब्रेशनल मैसेजेस में विभाजन करना सिखाती है। हमें बताती है कि क्या हमारे सही में है, क्या वास्तव में मेरे हित के लिए काम कर रहा है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना। बुद्धि का इस्तेमाल क्या होता है? क्या ये वास्तव में मेरे लिए काम कर रहा है? ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? फियर से आ रहा है या एक लव की स्पेस से आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस पूछने ज़रूरी हैं, तभी हम अपनी राइट डिसर्नमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपना स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, राइट डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली फिर हायर प्लेन से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन को कंप्लेंट के बिना जीना शुरू करें। कंप्लेंट ना करें, जाने कि अगर मेरे जीवन में जो हो रहा है, तो अगर वो अफेक्ट है तो उसका कॉज भी मेरे पास है। कारण और प्रभाव हमेशा जैसे गाय और गाय का बच्चा दोनों साथ साथ चलते हैं,
तो कॉज एंड इफेक्ट दे वॉक हैंड इन हैंड। तो नो कंप्लेंट, खुद पे गिल्टी भी नहीं होना है। गिल्ट भी हमारी वाइब्रेशन को लो करता है, कंप्लेंट भी हमारी वाइब्रेशन को लो करती है, गिल्ट भी। अगर हम गिल्टी रहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लर्नर्स हैट रखना है, हम सब सीख रहे हैं। कंप्लेन और गिल्ट की फीलिंग से निकले कैसे? क्योंकि कुछ ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो हमें बहुत अपने अंदर खींचते रहते हैं। जी, कंप्लेंट जब हम ये जानते हैं कि जीवन में एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था अपने सुचारू तरीके से चलती जा रही है, तब हम ऑटोमेटिकली कंप्लेंट और गिल्ट से बाहर निकलेंगे। जब हमें समझ आएगा कि मेरे जीवन में कंप्लेंट हमें क्यों आती है, कि ये व्यक्ति मुझे क्यों परेशान कर रहा है, अरे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इतना खराब क्यों है, लाइफ ऐसी क्यों है, यही प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों है। पर ये अफेक्ट आ रहा है, तो अगर जहां अफेक्ट है तो कॉज भी आपके पास ही है, ये किसी और के पास नहीं है। जिस पेड़ पर आम लगे हैं बीज भी उसके नीचे ही है, कहीं 10 कोस दूर नहीं बोया गया ना। तो इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमें नहीं पता उस चीज़ का कॉज, वो अलग बात है, पर अगर हम इस चीज़ से संधि कर लें कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरा ही रचा धचा है, मैंने ही उसको रचाया है, मैं ही अपने जीवन का रचनाकार हूँ, तो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। फिर मैं किससे कंप्लेंट करूँगा? किसी से भी नहीं। तो यहाँ से कंप्लेंट हम डिसॉल्व कर पाएंगे। गिल्ट हम तब आता है जब हम अपने मिस्टेक्स को मिस्टेक्स ही लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि गलती कर दी यानी कि मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मुझसे ऐसा क्यों हो गया। पर आप भी देखिए यहाँ पर किससे गलती नहीं हुई। तो अगर हमें गिल्ट से बचना है तो मिस्टेक्स पर अपना फोकस ना करते हुए लर्निंग पर फोकस करना है कि मुझे क्या सीखना है, क्योंकि गलती तो हम सबसे होगी जी, है ना। हम सब हर मिनट में, हर क्षण में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, पर हमें लर्नर्स हैट रखनी है कि मुझे इससे क्या सीखना है। तभी मेरा एवोल्यूशन होगा, तभी मेरी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, तभी मैं हायर मैसेजेस को ले पाऊंगा रादर देन लोअर वाइब्रेशनल मैसेजेस। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मिस्टेक्स आर अ चांस, जो हमें रियलाइज करवाते हैं कि ये हमारा पैटर्न है। और अगर बार बार आप उसी मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं तो मतलब आपका पैटर्न तोड़ने की डिमांड हो रही है आपके अंदर से कि ये मत करो। जी, देखिए ये शब्द ही मिसटेक, हाँ, मिस्टेक वास्तव में तभी होती है व्हेन यू मिस द टेक फ्रॉम अ सिचुएशन। जब आप एक सिचुएशन का जो एक टेक है, राइट पर्सपेक्टिव है, उसको मिस कर गए, तभी वो मिस्टेक है। पर अगर आप सोचें कि इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, तो वो मिस्टेक है ही नहीं, वो एक लर्नर्स पर्सपेक्टिव में जाएगी। ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक इंसान, जैसा आपने कहा, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकता है, अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन कर सकता है और फिर उसे वो डिवाइन गाइडेंस फॉलो करेगी लाइफ में। जी बिल्कुल। तो जैसा हमने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आज के पॉडकास्ट से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप ही वो स्पेशल सोल क्यों हैं जिसे वो डिवाइन गाइडेंस मिलती है। तो आई होप आज आपको वो क्लैरिटी मिली हो। ये हो सकता है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन की हो, जैसा कि सर ने बताया, आप खुद के इंट्यूशन के टच में हैं और इसीलिए वो लो वाइब्रेशन गाइडेंस नहीं, वो हाई वाइब्रेशन गाइडेंस आपको फॉलो कर रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आप खुद को एक हाई वाइब्रेशन सोल कंसिडर करते हैं? क्या आप अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करते हैं? और ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि आप अडॉप्ट करते हैं अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए? और इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, हितेश वशिष्ठ के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।